देखिए, आज के इस लेक्चर में हम डी ब्रोगली का जो ड्यूअल नेचर था उस पर कुछ प्रॉब्लम देख रहे हैं। डी ब्रोगली सर ने कहा था अगर कोई भी मासिव पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है, मतलब उसमें एक वेव नेचर होती है जिसकी वेव लेंथ होती है लैम्डा, और जिसे क्या बोलते हैं, मैटर वेव। ठीक है, तो इस मैटर वेव की जो वेव लेंथ है लैम्डा, वो कितनी होगी, एच अपॉन पी, जहाँ एच प्लैंक कांस्टेंट है और पी क्या था, मोमेंटम। मोमेंटम को हम लिख सकते हैं एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, या मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक, या हम काइनेटिक कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, अगर वो चार्ज पार्टिकल हो और वो v पोटेंशियल से एक्सीलेट हो जाए तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, 2m। काइनेटिक एनर्जी को हम फिर क्या लिख सकते हैं, q इंटू वी, जहाँ पे q था चार्ज ऑफ पार्टिकल और v क्या थी, एक्सीलेटिंग पोटेंशियल। ठीक, अगर यही इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम यूज़ करें तो ये पूरी ओवरऑल वैल्यू सोल्व होकर कितना आ गया था, 150 अपॉन वी एंगस्ट्रॉम। ठीक है, जहाँ वी क्या था, एक्सेलरेटेड पोटेंशियल। ये इसको हम और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, रूट 50 को 150 का रूट निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12.27 या 25, ठीक है, अपॉन रूट वी, मगर किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में। चलिए देखते हैं कुछ प्रॉब्लम इस पर। पहली प्रॉब्लम अगर हम देखें तो कह रहा है ए बॉल 0.66 kg ball is moving with velocity 100 मीटर पर सेकेंड, द एसोसिएटेड वेवलेंथ विल बी। ये कह रहा है एक बॉल है जिसका मास कितना है 0.66 kg और इसकी वेलोसिटी कितनी है 100 मीटर पर सेकेंड, तो इससे जो एसोसिएट वेव होगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी। तो देखिए, हमें मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, तो वेवलेंथ सीधा सीधा हम कौन सा फॉर्मूला लगा लेंगे, m अपॉन एम बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर हम बात करें तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन एम इंटू वी। एच की वैल्यू कितनी होगी, 6.62, ठीक है, इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, और मास कितना दे दिया, 0.66, ठीक, और वेलोसिटी कितनी दे दी, 100। अब तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 6.62 इंटू 10⁻34, अगर हम यहाँ देखें 100 की मल्टीप्लाई कर लें तो 66, ठीक, इसको भी हम क्या कर लें, 66 बना लें तो क्या होगा, 66.2 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, -35 और अपॉन 66, ऑलमोस्ट कितना बार चला जाएगा, 1 टाइम्स। तो आंसर हो जाएगा 1 इंटू 10⁻35, और लेमडा है यानी कि लेंथ है तो क्या होगा, मीटर। तो कौन सा आंसर हो जाना चाहिए, सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। ये कह रहा है इफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फोर्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 4 एंगस्ट्रॉम देन सर्कमफेरेंस विल बी। तो देखिए, अगर हम बात करें तो डी ब्रोगली सर ने बताया था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, मूविंग इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर डोमिनेट करेगी पार्टिकल से। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व करेगा तो वेव फॉर्म में होगा और उसी स्पेस में, उसी 3D स्पेस में पाया जाएगा जहां पे वो कंप्लीट वेव परफॉर्म करेगा। तो अगर हमारे पास क्या था, कोई भी मान लीजिए न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अराउंड में क्या है, ये कोई सर्कुलर ऑर्बिट है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फाइंड आउट होगा, तो वहाँ पे वो कंप्लीट वेव क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। ठीक है, देखिए इसमें एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, अगर वो पूछने लगे कि इस समय जो मैंने ड्रॉ कर दिया वेव, ये इसमें कितनी वेव आई है, तो आप इसके टॉप पॉइंट गिन लीजिएगा। तो कितनी वेव परफॉर्म कर रहा होगा, ये 3 वेव। तो फिलहाल 3 वेव परफॉर्म कर रहा होगा, तो कौन सी सेल होगी, ये थर्ड सेल। ठीक, चलिए खैर, तो अगर इसमें क्या रिलेशन दिया था कि जो सर्क्यूमफेरेंस होगा कितना होगा, 2πr। अगर इस रेडियस, इस ऑर्बिट की इस सेल की रेडियस कितनी है, r, तो इस सेल का रेड सर्कमफेरेंस कितना होगा, 2πr। तो डी ब्रोगली सर के अकॉर्डिंग ये सर्कमफेरेंस क्या होना चाहिए, इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए किसके, वेवलेंथ के, क्योंकि या तो इसमें एक वेव परफॉर्म होगी या 2 वेव परफॉर्म होगी या 3 वेव परफॉर्म होगी। तो जो सर्कमफेरेंस है 2πr वो इक्वल होना चाहिए n इंटू लेमडा। तो देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस के लिए कौन सी n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ सेल्स, तो नंबर ऑफ सेल्स कौन सी हो गई, 4th, और वेवलेंथ कितनी दी है उसने, 4 एंगस्ट्रॉम, तो इंटू 4 एंगस्ट्रॉम, तो आंसर कितना हो गया, 16 एंगस्ट्रॉम। तो हाइड्रोजन एटम की 4th सेल में जो सर्कमफेरेंस है वो कितना होगा, 16 एंगस्ट्रॉम। क्लियर। तो ये डायरेक्ट ध्यान रखना है कि किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन, किसी भी सेल का जो सर्कमफेरेंस है वो इंटीजर मल्टीपल होगा किसके, वेवलेंथ के, मतलब 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, जहाँ पे n क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ सेल्स। क्लियर। नेक्स्ट,
नेक्स्ट अगर हम देखें, ये कह रहा है कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ एच एटम। ये कह रहा है डी ब्रोगली वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करनी है, किसके लिए इलेक्ट्रॉन के लिए, किस में, थर्ड सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक, तो देखिए अगर हम बात करें सर्कमफेरेंस को, देखिए इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से कर सकते हैं। चलिए मैं आपको सारे मेथड से करके दिखाऊंगा, फिलहाल यहाँ पे मैं एक मेथड से करके दिखा रहा हूँ, भी नेक्स्ट करके दिखा देंगे। देखिए जैसे 2 पाई आर इजिकल टू होगा एन लैम्डा। अभी हमने देखा कि डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग जो किसी भी सेल का, किसी भी ऑर्बिट का जो सर्कमफेरेंस है 2 पाई आर, वो इक्वल होना चाहिए एन इंटू लैम्डा। क्लियर। चलिए अब हम बात करें, हमें क्या निकालना है, वेवलेंथ, लैम्डा निकालना है। तो लैम्डा इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन एन। अब हमें एन तो पता है, कौन सी सेल है, थर्ड सेल, मगर थर्ड सेल में हाइड्रोजन एटम की थर्ड सेल की रेडियस क्या होगी। तो रेडियस के लिए अगर आपने पढ़ा हो, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, नहीं तो मैं आपको पढ़ाऊंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो देखिए किसी भी nth सेल की एटॉमिक नंबर z के लिए जो रेडियस होती है वो 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक, तो अगर हम रेडियस निकाल रहे हैं किसकी, थर्ड सेल की, किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, तो कितना आ जाएगा 0.529 इंटू एन कितना हो गया 3, और जेड हाइड्रोजन एटम के लिए कितना हो जाएगा 1, इतने एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यहाँ से रेडियस आ गई 0.529 इंटू 9 एंगस्ट्रॉम। बस इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, रखिए 2 पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14। ठीक है, आर कितना हो गया 0.529 इंटू 9, और अपॉन एन कौन सी होगी, थर्ड सेल हो गई। तो यहाँ से सोल्व कर लेंगे, इससे कट हो जाएगा 3, कर लेंगे अब तो मल्टीप्लाई। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम वेवलेंथ इफ मूविंग सेम वेलोसिटी। ये कह रहा है हमारे पास ये 4 सब्सटेंस इसने दे रखे हैं। ये कह रहा है अगर ये सेम स्पीड से, सेम वेलोसिटी से मूव करें तो इनमें से किसके साथ मिनिमम वेवलेंथ एसोसिएट होगी। ठीक है, पूछ रहा है मिनिमम वेवलेंथ इफ मूविंग सेम वेलोसिटी। ठीक, तो देखिए जो वेवलेंथ है मूविंग पार्टिकल के लिए वो क्या होगा, लैम्डा इजिकल टू होगा h अपॉन एम बी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो h कांस्टेंट, वेलोसिटी उसने सेम बता दी, तो यहाँ पे क्या हो गया, जो वेवलेंथ है, एसोसिएट वेवलेंथ है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, मास के। मास जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे वेवलेंथ क्या होगी, कम। तो अब यहाँ देखें, अगर हम इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा मास किसका होगा, प्रोटॉन का, और प्रोटॉन से ज़्यादा मास होगा किसी एटम का, एटम से ज़्यादा मास होगा किसी मॉलिक्यूल का, तो इससे भी ज़्यादा मास किसका हो जाएगा, CO2 मॉलिक्यूल का, और CO2 मॉलिक्यूल से भी ज़्यादा मास हो जाएगा किसका, SO3 मॉलिक्यूल का। ठीक है, देखिए तो ये तो समझ में आता होगा मोलकुलर मास। तो अगर हम बात करें, इसमें 2 ऑक्सीजन है, इसमें 3 ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन का मास होगा कितना, अगर हम बात करें 12 की। ठीक है, तो सल्फर का मास कितना होता है 16, तो ऑब्वियस सी बात है कि SO3 का मास क्या होगा, ज़्यादा, और जिसमें मास क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा उसमें वेवलेंथ क्या होगी, कम। तो आंसर क्या हो गया, SO3। क्लियर। तो अगर वेलोसिटी सेम है तो वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी मास के, जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे वेवलेंथ क्या होगी, कम होती चली जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा मास होता है प्रोटॉन का, प्रोटॉन से भी ज़्यादा होगा एटम का, एटम से ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल का। 2 मॉलिक्यूल हैं, इन दोनों मॉलिक्यूल में CO2 से ज़्यादा किसका मास है, SO3 का। अगर हम मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो इसका कितना होगा 44, अगर SO3 की बात करें तो कितना हो जाएगा 80। क्लियर। क्यों, क्योंकि अगर हम बात करें कार्बन का मास कितना होगा 12, सल्फर का कितना होगा 32, ठीक, और ऑक्सीजन का कितना होगा 16 इंटू 8। तो ये सेल कैलकुलेट करेंगे 16 इंटू 8 तो कैलकुलेट कितना आ जाएगा 80। ठीक है, नेक्स्ट देखें। ये कह रहा है 300 केल्विन CO2 मॉलिक्यूल इज मूविंग विद वेलोसिटी दिस 4 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ। हमें क्या दिया है, CO2 मॉलिक्यूल दिया है, इसकी वेलोसिटी दे दी, और क्या पूछ रहा है, वेवलेंथ। तो देखिए सीधा सीधा सा क्वेश्चन हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन एम बी। अब मास किसका जी, CO2 का, मास ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। तो CO2 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा 44 AMU। ठीक, एटॉमिक मास यूनिट, क्योंकि मॉलिक्यूल है 1 मोल, एक मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल का मास तो कितना होगा 44। कैसे,
कार्बन की बात करें तो कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा 16 इंटू कितने ऑक्सीजन है 2, तो इसे सोल्व करेंगे कितना आएगा 44। अब ये AMU है, हमें लाना है किसमें kg में। तो 1 AMU में कितना होता है, अगर हम बात करें तो 1 AMU में कितने kg होते हैं 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। तो ये kg में आ गया मास, बस वेलोसिटी दे रखी रख देंगे। h की वैल्यू कितनी होगी 6.62 इंटू 10 की पावर -34। मास ऑफ CO2 मॉलिक्यूल कितना है 44, मगर ये 44 AMU है, हमने इसको kg में कन्वर्ट कर लिया। 1 AMU में अगर हम बात करें तो 1 AMU में कितने kg होते हैं 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, इसकी मल्टीप्लाई कर दी हमने तो कितना 1.67 इंटू 10 की पावर -27, साथ में वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी दे रखी है 4 इंटू 10 की पावर 3, बस इसे सोल्व कर लेंगे। ठीक है, सोल्व करते समय ज़्यादा अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करनी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन में आप क्या काफ़ी चीज़ें क्या कर सकते हैं अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें, ये कह रहा है ए इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलेटेड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1.5 वोल्ट। ये कह रहा है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसको हमने एक्सीलेट कर दिया कितने पोटेंशियल से 1.5 वोल्ट के पोटेंशियल से, तो कह रहा है डी ब्रोगली वेवलेंथ। अभी मैंने आपको बताया था अगर कोई इलेक्ट्रॉन है जिसको हम क्या करते हैं किसी पोटेंशियल से एक्सीलेट कर लें तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो सकता है H/√2m इंटू QB। मगर यही कंडीशन इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम यूज़ करेंगे तो वो कितना आ जाता था 1/50/V, इतने एंगस्ट्रॉम। बस सीधी सीधी सी वैल्यू आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। कितना हो जाएगा √150 अपॉन एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल कितना है 1.5। इसे 16 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये अगर हम बात करें तो कितना आ गया होगा 100, और 100 आएगा तो सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये आंसर किस में आता है एंगस्ट्रॉम में, तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए √150/V। V क्या है एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, और ये वैल्यू किस में निकल के आएगी वेवलेंथ की एंगस्ट्रॉम में। किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन ही हमें गिवन है। नेक्स्ट ये कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी हमें दे रखी है इलेक्ट्रॉन की कितनी 4.55 इंटू 10 की पावर -25 जूल। कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब के कह दिया कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है, तो ये बताना उससे कितनी वेवलेंथ की वेव एसोसिएट होगी। तो देखिए, तो अब क्या हम डायरेक्ट कौन सा ही फॉर्मूला यूज कर लेंगे काइनेटिक एनर्जी का, H/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। क्लियर, H की वैल्यू है 6.6 इंटू 10 की पावर -34 अपॉन 2। मास किसका, इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही है, तो कितना हो गया 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू काइनेटिक एनर्जी वो कितनी देर की है 4.55 इंटू 10 की पावर -31, ठीक है, इंटू 10 की पावर -25। देखिए इसको सोल्व करें। अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया 6.6 इंटू 10 की पावर -34। यहाँ देखो आप ये 9 है और इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी इतने कितने देर का 4.5 और ये 2, तो 2 इंटू 4.5 कितना हो जाएगा 9, ये भी 9 और ये भी 9, तो रूट से बाहर निकल जाएगा एक 9। ये पावर अगर हम देखें तो कितनी है माइनस की 31 और माइनस की 25, तो कितनी आएंगी माइनस की 56, और 56 का रूट लेंगे तो कितना आएगा 10 की पावर -28। बस अब तो सोल्व कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट बात करें तो देखिए ये क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन मूव इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग काइनेटिक एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन है जो जिसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, डिटरमाइनिंग एसोसिएट, ये कह रहा है डिटरमाइनिंग एसोसिएटेड वेवलेंथ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको निकालनी है। देखिए काइनेटिक एनर्जी अगर हम बात करें, काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है उसने 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए Q इंटू वी, और Q कौन है इलेक्ट्रॉन, तो E इंटू वी इजिकल टू कितना हो गया 2.5 EV। तो अगर यहाँ से देखूँ मैं पोटेंशियल कितना हो गया, अगर E से E कट कर जाएगा तो यहाँ से वोल्टेज पोटेंशियल कितना आ गया एक्सेलरेटिंग वोल्टेज,
तो एक्सेलेटिंग जो वोल्टेज है वो कितना आ जाएगा 2.5 वोल्ट। बस अगर आपको एक्सेलेटिंग पोटेंशियल दे रखा है इलेक्ट्रॉन का तो आप डायरेक्ट वेवलेंथ लगा सकते हैं कितना √150/V। ठीक है, यहाँ से सोल्व करिए कितना आ जाएगा ये, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 12.25/√V। क्लियर, /√V। तो जो सा भी आपको अच्छा लगे उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो इसमें यूज़ करिए और चाहे इसमें। देखिए तो √150/2.5 आप इसे सोल्व करें यहाँ से, ये लगभग कितना आ जाएगा अगर हम बात करेंगे इसको तो देखिए अगर हम पॉइंट हटाएं तो 150/0.25 ये लगभग आ गया √60 और √60 का रूट लेंगे तो लगभग 6.6 के आसपास इतने क्या जाएगा मीटर, क्योंकि वेवलेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी मीटर। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है 2 पार्टिकल ए एंड बी आर इन मोशन, वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल ए की जो वेवलेंथ है वो कितनी है 5 × 10⁻⁻5 मीटर। मास ऑफ पार्टिकल बी इज 50% ऑफ ए, बी का जो मास है वो ए के 50% है यानी कि हाफ, एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी इज 25% ऑफ ए, और बी की जो वेलोसिटी है वो ए के कितना है 25% मतलब 1/4। तो कह रहा है कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल बी। देखिए अगर हम बात करें वेवलेंथ ऑफ ए हमें दे रखी है कितना 5 × 10⁻⁻5। अगर मैं बात करूं मास ऑफ ए तो वो अगर मास ऑफ बी की बात करूं तो वो क्या होगा मास ऑफ ए का कितना है हाफ। ठीक, अगर मैं वेलोसिटी ऑफ बी की बात करूं तो वो वेलोसिटी ऑफ ए के कितना है 4 यानी कि 25%। तो कह रहा है डी ब्रोगली वेवलेंथ बतानी है किसकी बी की। तो देखिए वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या होगी H/m/b। ठीक, चलिए मान लो ये ए की वेवलेंथ है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ से देखिए H तो क्या है कांस्टेंट, H कॉन्स्ट ये छोड़िए इसको, अब हम यहाँ से रख लें वेवलेंथ ऑफ B निकाल लें तो H है। मास क्या हो जाएगा अगर A का मास m था तो B का मास कितना हो जाएगा m/2। अगर A की वेलोसिटी v है तो v की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी b/4। तो यहाँ से कितना आ गया 8 और कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा 8H/mb। ठीक, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी H/mb की वैल्यू यानी कि A के लिए वो कितना है 5 × 10⁻⁻5। देखिए यहाँ से भाई वेवलेंथ होता है H/mb, तो अगर हम बात करें वेवलेंथ ऑफ ए की तो कितना हो गया अगर H/mb है तो b के लिए कितना होगा H/m की जगह क्या रखेंगे m/2 और v की जगह क्या रखेंगे v/4। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये आ गया कितना 8H/mb, और H/mb की वैल्यू कितनी है इसे हम क्या कह सकते हैं वेवलेंथ ऑफ ए। तो b की जो वेवलेंथ है वो a के कितनी हो जाएगी 8 टाइम्स हो जाएगी, बस वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁻⁻5 इतने मीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्या कह रहा है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ वेलोसिटी इज 1/10 ऑफ द लाइट। ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ बताओ, या इलेक्ट्रॉन से जो एसोसिएट वेव है वेवलेंथ है उसकी एसोसिएट वेव है उसकी वेवलेंथ बताइए अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या है लाइट की स्पीड के कितना है 1/10। क्लियर। तो देखिए सीधा सीधा सा फॉर्मूला आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू H/mb। ठीक, H हमें पता है 6.6 × 10⁻34। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 9.1 × 10⁻31 kg। वेलोसिटी कितनी है वेलोसिटी v दे रखी है उसने 1/10 ऑफ c, और c क्या है स्पीड ऑफ लाइट। तो 1/10 और c की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸। तो 10 से एक 10 कट जाएगा कितना आ जाएगा 3 × 10⁷। क्लियर, बस सॉल्व कर लेंगे इतने मीटर। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम देखें ये कह रहा है कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इन ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स, मतलब CGS यूनिट में निकालना है। इफ इट्स वेवलेंथ इज 1 एंगस्ट्रॉम, वेवलेंथ अगर कितनी है 1 एंगस्ट्रॉम। ये कह रहा है मोमेंटम कैलकुलेट करना है किसके लिए कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, एक पार्टिकल का मोमेंटम कैलकुलेट करना है अगर उसकी वेवलेंथ कितनी है 1 एंगस्ट्रॉम है, और किस में कैलकुलेट करना है CGS यूनिट में। तो देखिए आप सीधा मोमेंटम निकाल लो ऐसा यूनिट में और उसको बाद में क्या कर देंगे हम CGS यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, ये सबसे आसान रहेगा। तो देखिए लैम्डा इज इक्वल टू होता है H/p।
तो यहाँ से अगर हम बात करें तो P इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन लैम्डा। h की वैल्यू अगर हम बात करें यहाँ से तो देखिए h कितना है 6.6 इंटू 10⁻34 और लैम्डा हमें कितना दे रखा है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब है 10⁻10 मीटर, तो ये हो गया 10⁻10 मीटर। इसको सोल्व करें तो ये आ गया 6.6 इंटू 10 की पावर, इस पावर को ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻24। ये आएगा किसमें केजी मीटर सेकेंड इनवर्स। अब हमें किसको कन्वर्ट करना है इसमें ग्राम में, तो देखिए 6.6 इंटू 10⁻34, ठीक, -34। केजी को ग्राम में ले जाएंगे तो 1 केजी में कितने ग्राम होंगे 1000 ग्राम। मीटर को सेंटीमीटर में ले जाएंगे तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे 100 सेंटीमीटर। बस आंसर आ गया। सेकंड में तो सेकंड इनवर्स में तो सेकंड इनवर्स ही रहेगा, तो ये हो गया ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो आप पहले मोमेंटम निकाल लीजिए एसआई यूनिट में और उसको बाद में कन्वर्ट कर लेंगे किसमें सीजीएस में, फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो कितना आंसर आ जाएगा, ये कितनी पावर आ गई प्लस की 5 और वहाँ यहाँ से माइनस हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा ये आंसर 6.6 इंटू 10⁻29। क्लियर, इतने ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें क्या निकालना है वेवलेंथ निकालना है किसका इलेक्ट्रॉन का, प्रेजेंट इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ एच एटम इन किस में निकालना है एंगस्ट्रॉम में। चलिए देखो, मैंने आपको बताया था अभी इस टाइप का क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है हाइड्रोजन की थर्ड सेल के लिए, वो सर्कमफेरेंस निकलवा रहा था। अब इसमें कह रहा है कि वेवलेंथ निकालनी है इलेक्ट्रॉन की किसके लिए हाइड्रोजन एटम की सेकेंड ऑर्बिट में। हाइड्रोजन एटम की सेकेंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उससे कितनी वेवलेंथ की वेव एसोसिएट हो रही है। तो देखिए मैंने आपको बताया था इसको 3 मेथड से आप कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है, आप इसमें क्या लगाइए, देखिए ये लगाइए जी कि 2πr सर्कमफेरेंस इक्वल होगा n लैम्डा। ठीक, तो यहाँ से अगर हम लैम्डा निकालें तो वो क्या हो जाएगा 2πr अपॉन n। ठीक, यहाँ अगर हम बात करें तो ये क्या है रेडियस है किसकी सेकेंड सेल की और n क्या है सेकेंड। ठीक, तो हमें r क्या है रेडियस है किसकी nth सेल की, n की वैल्यू क्या दे रखी है 2, तो n की जगह हो जाएगा 2 और ये रेडियस निकालनी पड़ेगी हाइड्रोजन एटम की सेकेंड सेल की रेडियस। तो मैंने अभी आपको बताया था जो रेडियस है nth सेल की जो रेडियस है किसी भी एटॉमिक नंबर z के लिए तो कितना होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। यही बात अगर हम सेकेंड सेल ऑफ हाइड्रोजन के लिए निकालें तो कितना हो जाएगा 0.529 इंटू एन की जगह रख देंगे 2 और z कितना हो जाएगा हाइड्रोजन एटम का 1। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई रखिए जी 2, पाई की जगह यूज़ कर लेंगे 3.14, रेडियस कितनी आ गई 0.529 इंटू 4 और अपॉन n क्या हो गया सेकेंड। इसे सोल्व कर लेंगे, यहाँ से 2 से 2 कट होगा, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे इतने एंगस्ट्रॉम। एक तरीका तो ही हुआ। सेकेंड मेथड क्या है, आप ऐसे निकाल सकते हैं सेकेंड मेथड। देखिए सेकेंड मेथड अगर हम यूज़ करें तो लैम्डा इज इक्वल टू होगा h अपॉन एम बी। हमें क्या निकालना है सेकेंड सेल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये वेलोसिटी क्या होगी v क्या होगी, v होगी सेकेंड सेल में हाइड्रोजन की सेकेंड सेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, और वो कितनी होगी जी। तो देखिए तो अगर हम बात करें वेलोसिटी की तो वेलोसिटी nth सेल ऑफ एटॉमिक नंबर z के लिए कितना होता है 2.18 इंटू 10⁻6 z अपॉन n मीटर पर सेकेंड ये होता है। तो हमें क्या निकालना है वेलोसिटी निकालनी है किसके लिए सेकेंड सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो वो यहाँ कितना आ जाएगा 2.18 इंटू 10⁻6 z होगा हाइड्रोजन के लिए 1 और सेल कौन सी हो गई सेकेंड, तो ये वेलोसिटी होगी, हम इसे डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे। तो देखिए h की वैल्यू होगी 6.6 इंटू 10⁻34, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg और वेलोसिटी किसकी इलेक्ट्रॉन की किसमें हाइड्रोजन की सेकेंड ऑर्बिट में वो कितनी आ गई 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू 1/2। यहाँ से हम सोल्व कर लेंगे इतने मीटर। ठीक, ये किस में आएगा मीटर में, वापस इसको क्या कर लेंगे एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻10 से क्या कर देंगे डिवाइड। क्लियर, चलिए तो मीटर को वापस क्या कर लेंगे एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लेंगे, वहाँ डायरेक्ट आंसर एंगस्ट्रॉम में आएगा। एक और है अगर आप बात करें थर्ड मेथड क्या है, थर्ड मेथड ये है देखिए जो वेव लेंथ है वो क्या होगा
अगर हम डायरेक्ट यूज़ कर लें तो 150 अपॉन वी, वी क्या है, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। तो ध्यान दीजिए, अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, माइनस टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। और हाइड्रोजन एटम के लिए अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन एटम के लिए जो टोटल एनर्जी होती है फर्स्ट सेल की होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड सेल के लिए बात करें तो कितनी होती है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में सब बताएंगे अगर नहीं मालूम है तो। थर्ड सेल में होती है -5 तो सेकंड सेल की हमें ज़रूरत है। तो सेकंड सेल की अगर हम काइनेटिक एनर्जी देखें तो कितनी हो जाएगी, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हम पोटेंशियल देखें तो वो कितना रह जाएगा, तो अगर पोटेंशियल देख लें तो कितना हो जाएगा, 3.4 वोल्ट, ठीक। तो बस डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे इसे, तो कितना हो जाएगा 150 अपॉन 3.4। ये भी अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करेंगे और ये डायरेक्ट आंसर किस आएगा, ये भी एंगस्ट्रॉम में आएगा। क्लियर। तो देखिए अगर थोड़ा सोल्व करें इसको अप्रोक्सीमेटली, देखिए अगर हम इसको 3 मान लूँ तो इसको 3 मानूंगा तो इससे डिवाइड करूंगा तो कितना जाएगा, लगभग 3 मानेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 50 के आसपास। तो ये कितना आ जाएगा √50। और अगर मैं इसको 4 मान लूँ तो ये क्या होगा, √4 मान लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये आएगा यानी कि 30 कह सकते हैं 36। तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगा, कहीं ना कहीं 40 के आसपास, 40 से 50 के बीच में आ रही होगी। और 40 से 50 के बीच का रूट अगर हम 36 लें तो कितना होगा 6, और ये 40 और 50 के बीच में आएगा तो कहीं 6.6 के आसपास, ऐसा कुछ एंगस्ट्रॉम की वैल्यू निकल कर आ रही होगी। तो इसलिए मैं बोलता हूँ अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर लिया करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो मेरे ख्याल से ये सबसे आसान मेथड है इसका, ठीक है। अगर आपको ये सारी वैल्यू मालूम है, हाइड्रोजन एटम के लिए डिफरेंट सेल की एनर्जी आपको याद कराएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। अगर अभी आपको याद नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब बातें पता चल जाएंगी। आपने मेथड जान लिया, ये आपको आपकी पसंद है कौन सा मेथड आपको अच्छा लगता है, मगर मेरे राय में ये थर्ड मेथड अच्छा है, मगर आपको सही तीनों मेथड आने चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। ये कह रहा है व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ मीथेन, मीथेन की वेलोसिटी, वेलोसिटी किसकी, मीथेन की, एंड O2 मोलिक्यूल सो दैट दे हैव इक्वल डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये कह रहा है कि मीथेन और ऑक्सीजन मोलिक्यूल अगर दोनों सेम वेलोसिटी से क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो, तो उनकी वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ का रेशो क्या होगा। तो देखिए वेवलेंथ अगर हम बात करें मीथेन की, वो इक्वल है वेवलेंथ ऑफ O2 की। वेवलेंथ होगी क्या, H/mb, ठीक। ये क्या होगा H/mb, क्लियर। अब यहाँ पे देखें ये किसके लिए हो गया, मीथेन के लिए, और ये किसके लिए हो गया, O2 के लिए। ये दोनों का सेम होगा। बस यहाँ से क्या हो गया, जब वेवलेंथ सेम है तो इसका मतलब इनका मोमेंटम भी क्या होगा, सेम। मतलब मोमेंटम देखिए ये सीधी सीधी सी बात हुई कि जो वेवलेंथ है लैम्डा इज इक्वल टू होगा H/p। ये कांस्टेंट है तो लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, मोमेंटम के। अगर वेवलेंथ सेम है तो मोमेंटम भी क्या होगा, सेम। तो बस दोनों के मोमेंटम सेम रखिए। तो mv किसका जी, मीथेन का, वो इक्वल हो जाएगा mb किसका जी, O2 का। हमें क्या निकालना है, वेवलेंथ का रेशो। क्या निकालना है, ये हमें निकालना है वेलोसिटी का रेशो, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ मीथेन अपॉन वेलोसिटी ऑफ O2, तो इन्वर्सली उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मास ऑफ O2 अपॉन मास ऑफ मीथेन। O2 का मास कितना होगा, 16 × 2, और मीथेन का मास कितना हो जाएगा, 12 + 4। तो ये कितना आ गया, यहाँ से अगर हम बात करें तो 16 × 2 और अपॉन 16, तो ये कितना आ गया, आंसर आ गया 2:1। क्लियर। तो वेलोसिटी का जो रेशो है वो 2:1 हो जाएगा, मतलब मास के रिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग अंडर द पोटेंशियल ऑफ इतने। ये कह रहा है कैलकुलेट द वेवलेंथ, वेवलेंथ बतानी है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, जो कितनी मूव कर रहा है अंडर द पोटेंशियल ऑफ 16 वोल्ट। तो ये तो सीधा सीधा हो जाएगा। किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम बात करें तो एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा √150/v, ठीक। ये इसको हम रूट ले, देखिए ऐसे 150 अपॉन कितना हो जाएगा, √b कितना है 16। ये इसको रूट लेने, 150 का रूट कितना आता है, मैंने अब ऐसे ही बता रखा डायरेक्ट आपको 12.25 के आसपास, और √16 कितना हो जाएगा 4। बस सोल्व करिए इसको, कितना आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट के आसपास आ जाएगा, इतने एंगस्ट्रॉम। मगर किस में आएगी वैल्यू, एंगस्ट्रॉम में, क्योंकि वैल्यू आंसर किस में देता है, एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट
ये कह रहा है वेरेडियम +3 आयंस एंड प्रोटॉन आर एक्सीलेटेड बाय द सेम पोटेंशियल, दोनों ही सेम पोटेंशियल के साथ क्या हो रहे हैं, एक्सीलेट। देयर डी वोगली वेवलेंथ रेशो, तो इनकी डी वोगली वेवलेंथ का रेशो बताना है। देखिए लैम्डा इज इक्वल टू, अगर एक्सीलेटिंग पोटेंशियल की फॉर्म में लिखें तो क्या होता है, h/√2m इंटू क्यू बी। ये वोल्टेज दोनों का क्या दे रखा है, सेम। एच भी दोनों का क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। और टू बी क्या हो गया, फिक्स। टू बी फिक्स है, वी ने दोनों का सेम दे रखा और एच कांस्टेंट होता ही है। तो यहाँ से जो वेव लेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, 1/√m इंटू क्यू के। बस खत्म हो गई बात। तो अगर हम बात करें पोटेंशियल वेव लेंथ किसकी जी, वेव लेंथ वेरेलियम +3 और अपॉन वेव लेंथ ऑफ प्रोटॉन, तो वो उल्टा हो जाएगा, रिवर्स। कितना हो जाएगा, मास ऑफ Q इंटू वी किसका, प्रोटॉन का, और अपॉन मास इंटू क्यू किसका जी, वेरेलियम +3 का। रखिए वैल्यू। अगर हम बात करें मास, अगर प्रोटॉन का मास कितना है m, तो फिर वेरेलियम का मास कितना होगा, 9m। क्यों, देखिए प्रोटॉन होता है 1 और वेरेलियम कितना होगा, ये होगा जी कितना, 4 9। तो इसका अगर मास 1 है तो उसका कितना होता है, 9। चार्ज की बात करें तो इसका चार्ज कितना है, 1, तो उसका चार्ज कितना है, 3। क्लियर, तो m से m गया, तो यहाँ से कितना आ गया, 1 अपॉन, और ये कितना आ जाएगा, 3√3। बस यही रेशो है। क्लियर। नेक्स्ट ये कह रहा है इफ ए नॉट बी द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसकी रेडियस कितनी है, ए नॉट। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन सेकेंड ऑर्बिट, तो सेकेंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो देखिए 2πr इज इक्वल टू होगा एन लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा कितना हो जाएगा, 2πr अपॉन एन। अब यहाँ से देखिए तो 2πr अपॉन एन कितना है, 2, तो रेडियस भी कितनी, सेकंड सेल की। अब रेडियस क्या होती है, एन सेल की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेडियस होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एन स्क्वायर की। तो यहाँ से एन क्या हो गया, सेकंड। तो अगर हम बात करें तो पहली सेल की रेडियस कितनी है, पहली सेल की रेडियस है ए नॉट, तो सेकंड सेल की कितनी हो जाएगी, तो सेकंड सेल की हो जाएगी, कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ बात करें तो सेकंड सेल का कितना हो जाएगा, 2a का स्क्वायर, एन की जगह हो गया 2। देखिए रेडियस ये एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर हम बात करें R2/R1 तो वो क्या हो जाएगा, 2/1 का स्क्वायर। तो R2/R1 इज इक्वल टू हो गया 4/1, मतलब R2 जो होगी 4 टाइम्स होगी R1 की, और R1 कितना है, ए नॉट। तो ये हम क्या यूज़ करेंगे, 2π, R2 की जगह क्या रख लेंगे, 4a0 और अपॉन 2, तो 2 से 2 कट हुआ, कितने वैल्यू आ जाएगी, 4πa0, यही आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट, तो अगर फर्स्ट सेल की रेडियस कितनी है, a0, तो सेकंड सेल की रेडियस कितनी होगी, 4a0। बस उसी की वैल्यू यूज करनी है। तो क्या होता है, सर्कमफेरेंस डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग सर्कमफेरेंस 2πr इक्वल होगा एन लैम्डा के। हमें वेवलेंथ निकालनी सेकंड सेल की, तो एन की वैल्यू कितनी होगी, सेकंड, तो रेडियस भी किसके रखेंगे, सेकंड सेल की। फर्स्ट सेल की रेडियस कितनी है, a0, तो सेकंड सेल की कितनी हो जाएगी, 4a0। नेक्स्ट देखिए दो प्रॉब्लम हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे है। देखिए ये कह रहा है द अनसर्टेनिटी मतलब पोजीशन एरर, द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1 एंगस्ट्रॉम, मतलब एरर इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है, 1 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, कह रहा है देन कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी, मतलब एरर इन वेलोसिटी बताना है। तो डी ब्रोगली के लिए क्या था, डेल्टा चेंज एरर इन पोजीशन इनटू एरर इन मोमेंटम, वो इक्वल होगा या ग्रेटर होगा h/4π के। और ये h/4π की वैल्यू भी मैंने आपको डायरेक्ट बताई थी, इस हम यूज़ कर सकते हैं 0.527 इंटू 10⁻⁻20 -34 किस में, SI यूनिट में। और अगर CGS में यूनिट करनी है मतलब जूल, किस में आ गया ये, जूल सेकंड में, किस में आ गया ये, जूल सेकंड में। और अगर आपको CGS यूनिट में यूज़ करना है तो क्या करेंगे, एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, एक जूल में होते हैं 10⁻7 अर्ग, तो उसमें हम क्या यूज़ कर लेंगे, इसको अर्ग में यूज़ कर लेंगे। कितना आ जाएगा, 0.529 इंटू 10⁻
7 पावर इसमें से प्लस 7 इसमें ऐड करिए तो कितना आ जाएगा माइनस का 27। क्लियर। तो डायरेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं इस वैल्यू को, क्योंकि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स रहेगी आज भी, कल भी और एग्जाम हॉल में भी। चलिए इसकी जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, देखिए डेल्टा एक्स इंटू मोमेंटम, एरर इन मोमेंटम लिख सकते हैं एम इंटू डेल्टा वी, तो वो इक्वल होगा या बड़ा होगा एच अपॉन 4 पाई। तो हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं किस, क्या पूछ रहा है हमसे, एरर इन पोजीशन, तो डेल्टा वी, तो डेल्टा वी क्या होगा एच अपॉन 4 पाई एम इंटू डेल्टा एक्स। इसकी वैल्यू हम यूज़ कर लेंगे कितना, 0.527 इंटू 10⁻⁻34। एम किसका, इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रखा उसने। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन दिया था तो इलेक्ट्रॉन के लिए इंटू क्या करेंगे, अगर हम बात करें इंटू क्या हो गया, एरर इन पोजीशन, और वो कितना दे रखा है 10⁻⁻10। बस सॉल्व हो जाएगा यहाँ से। क्लियर। तो कितना आ जाएगा 0.527 अपॉन 9.1, ये कितना हो गया, अगर हम यहाँ पावर देखें तो ये, अगर हम इसकी बात करें, इनको बैलेंस करेंगे तो 10⁻⁻3, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 7, ये बचेगा। अब तो सोल्व कर लोगे इसे। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट, ये कह रहा है ए डस्ट पार्टिकल हैज़ द मास, एक डस्ट पार्टिकल है जिसका मास कितना है 10⁻⁻11 ग्राम, केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻ कितना हो जाएगा 14 केजी। आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ये कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ दिस, और वेलोसिटी कितनी है, v इज इक्वल टू दे रखा है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये इसको आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो सेंटीमीटर को मीटर में लाएंगे तो 10⁻⁻2 और आएगा, यानी कि 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द डेल्टा v इज 0.1%, मतलब जो डेल्टा v है वो v का कितना है 0.1%, मतलब v इंटू 0.1/100। तो v तो कितना है, v तो है 10⁻⁻6, और ये कितना आ जाएगा यहाँ से 10⁻⁻3, ये वैल्यू आ जाएगी। चलिए जी यूज़ करें, किस में आ गया ये, मीटर पर सेकेंड। तो क्या कह रहा है, कैलकुलेट डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है, तो सीधा सीधा डायरेक्ट यूज़ करेंगे कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल होता है एच अपॉन 4 पाई, या कह सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी, इसको हम लिख सकते हैं ये इंटू एच अपॉन 4 पाई। ठीक, या हम इसको क्या करें, एम को इधर ले आएँ तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल होता है एच अपॉन 4 पाई इंटू एम। तो डायरेक्ट आप ध्यान रखें फॉर्मूले दोनों, ये हमें क्या निकालना है, डेल्टा एक्स निकालना है, तो डेल्टा वी को भी नीचे ले आएंगे, तो डेल्टा एक्स इक्वल हो जाएगा एच अपॉन 4 पाई एम इंटू डेल्टा वी। एच अपॉन 4 पाई की जगह मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, 0.527 इंटू 10⁻⁻34, अगर ऐसा यूनिट है तो, और हमने एसआई में कन्वर्ट कर लिया है सबको। अगर सीजीएस में यूज़ करते तो कितना होते 10⁻⁻27, तो फिर इनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, बाद में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट m कितना हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, और डेल्टा v हम निकाल चुके हैं, ये रहा कितना 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻3। बस यहाँ से सोल्व हो जाएगा, इतने मीटर में आंसर आएगा। क्लियर हो जाएगा सोल्व तो। नेक्स्ट चलिए, तो ठीक है आज के लिए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे क्वांटम नंबर, वहीं से हमारा इनऑर्गेनिक पार्ट शुरू होगा। ये तो एक कुछ बेसिक सी बातें थी, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का मेन पार्ट है। एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे ये और भी ज़्यादा डिटेल में और भी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए थैंक्स।